दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कि हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल क्या है, कैसे ये कितने भागों में बटा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और चैप्टर होने जा रहा है, तो हमें बड़े ही अच्छे से इसको पढ़ना है। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, उसके किस भाग में स्थित है? ये हमारा उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार सहित भूगर्भिक ऐतिहासिक आधार पर गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, काय का भाग है? गोंडवाना लैंड का जो है दोस्तों भाग है। हमारा जो क्षेत्र है पहले क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड कहलाता था, जिसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक दोस्तों है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश एक स्थल आबद्ध राज्य है, अर्थात इसकी सीमाएं किसी भी समुद्री सीमा से नहीं छूती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में राजस्थान व पश्चिम में गुजरात। पश्चिम में कोई पूछे तो क्या है? गुजरात है। और उत्तर और पश्चिम में मतलब कोंटे पे कौन है हमारे? तो ये दोस्तों राजस्थान है। दक्षिण में पूरा महाराष्ट्र है और उत्तर में उत्तर प्रदेश है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान है। पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी एवं महाराष्ट्र का पठार स्थित है। इस तरीके से अगर राज्य कोई पूछे तो राज्य अलग हैं दोस्तों। उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरब में, ठीक है। पश्चिम में राजस्थान, ठीक है। पश्चिम में क्या है हमारा? गुजरात है। और उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान है। और वैसे पूछें कि भौगोलिक दृष्टि से क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान है, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी एवं महाराष्ट्र का पठार है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो चंबल नदी बनाती है उत्तरी सीमा दोस्तों, याद रखिएगा। कौन बनाती है? चंबल नदी। भिंड मुरैना के उस तरफ से, ये उस तरफ क्या है? उत्तर प्रदेश है और इस तरफ हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? तो दोस्तों ताप्ती नदी बनाती है। मध्य प्रदेश भारत की प्राचीनतम धरातलीय संरचनाओं से निर्मित है। जो प्राचीन धरातलीय संरचनाएं हैं बहुत पुरानी, उससे हमारा मध्य प्रदेश जो है निर्मित है, जिसमें आद्य महाकल्प से लेकर और जो है नवीनतम कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। बहुत पुरानी चट्टानों से लेकर जो है नई जो चट्टानें हैं वो तक यहाँ पे पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमारे मध्य प्रदेश को अपन भौगोलिक आधार पे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो 3। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या आता है? मालवा का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है और नर्मदा सोन घाटी आती है। 5 चीज़ें मध्य उच्च प्रदेश में आती हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश में ये आता है और पूर्वी पठार ये बीच का हिस्सा है। और ये पूर्वी पठार में क्या आता है? बघेलखंड का पठार दोस्तों हमारा पूरा आता है। और ये सतपुड़ा मैकाल की जो पर्वत श्रेणी है ये आती है हमारी इसमें, ठीक है। 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो अपन इसको नक्शे से देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। अभी आए तो मध्य भारत का पठार 10.7% है, बुंदेलखंड का पठार है, ये मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। और ये जो मैंने कहा था एक भाग सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश है, जो इसको भौगोलिक दृष्टि से अपन अलग से जो है मान सकते 11% है। और बाकी ये बघेलखंड है, ये पूर्वी है, और बाकी जो मध्य उत्तर प्रदेश है, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब मध्य उच्च प्रदेश के बारे में अपन आराम से पढ़ेंगे तो और जान जाएंगे। मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। इसकी भुजाएं कैसी हैं? त्रिभुजाकार हैं जो मध्य उच्च प्रदेश है, जो नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के मध्य स्थित है। एक तरफ नर्मदा और सोन घाटियाँ हैं, एक तरफ अरावली श्रेणी है, ठीक है।
इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। यमुना नदी जो है मध्य उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? उत्तरी सीमा यमुना नदी बनाती है। विंध्याचल भानेर तक कैमूर की श्रेणियाँ मध्य उत्तर प्रदेश के भाग हैं। जो विंध्याचल है तथा विंध्याचल भानेर तक कैमूर की श्रेणियाँ हैं, जो 3 जगह की यहाँ की, ये अपने उच्च प्रदेश का भाग हैं। जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर इसमें स्थित है। मध्य उच्च प्रदेश को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। इनको अपन जो मध्य उच्च प्रदेश है ये कहाँ से, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रिया पन्ना का पठार, इनमें से प्रश्न आ जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तब मालवा का पठार क्या है इसको अपन थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार इंदौर, उज्जैन, आगर, मालवा, ये सब क्या है? हमारा मालवा का पठार है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जिसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, पूर्व बुंदेलखंड व रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों ये मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28%, 88,222 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फैक्ट याद रखना है, बाकी नहीं, जो अपन को लगे कि ये याद रखना है। तो इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी 881 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अतिरिक्त जाना पाव 854 मीटर तथा धजारी अन्य चोटियाँ हैं। ठीक है, 3 चोटियाँ बड़ी बड़ी हैं, सिगार, जाना पाव और धजारी, ये मालवा के पठार में पाई जाती हैं। यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। चीनी यात्री फायहान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो प्रश्न आ सकता है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? तो फायहान ने कहा है। मालवा के पठार का निर्माण क्रेटिसियस युग में हुआ है। इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल चट्टानों के स्तरीकरण से हुआ। इसी कारण इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख फसलें सोयाबीन, कपास और गेहूँ हैं। मालवा का पठार प्रदेश का गेहूँ भंडार कहलाता है, बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है यहाँ। मालवा के पठार को गेहूँ ढलिया पठार भी कहा जाता है, गेहूँ की डलिया का पठार भी कहा जाता है। इस पठार का ढाल समतल एवं उत्तर की ओर है, समतल एवं उत्तर की ओर है। इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पश्चिम में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अशोकनगर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, सागर, मंदसौर आदि जिले प्रमुख हैं। कर्क रेखा इस पठार के लगभग मध्य से गुजरती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं याद रख लेना? चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही आदि हैं। मालवा का पठार राज्य का औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र होने की वजह से अधिक विकसित है। ये औद्योगिक भी है पूरा का पूरा मालवा का पठार, और बहुत अच्छी खेती भी दोस्तों यहाँ की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विकसित है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकसित यही है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसकी पश्चिमी भाग में वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तथा पूर्वी भाग में 75 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन, सांची का स्तूप रायसेन में है, भीमबेटका की गुफाएँ भी रायसेन में हैं, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएँ आदि इस पठार के प्रमुख स्थल हैं। सूती कपड़ा उद्योग में इंदौर मुख्य केंद्र है। ठीक है, काय से बना? ये दरारी, ज्वालामुखी, लावा, बेसाल चट्टान और काली मिट्टी। अब आता है अगला अपना मध्य भारत का पठार क्या है दोस्तों। तो मध्य भारत के पठार को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश व राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है। काय का हिस्सा है? ये विंध्यन शैल समूह का है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। मध्य भारत का पठार उत्तर में यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, पूरब में बुंदेलखंड का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमियाँ हैं। दोस्तों हमने पहले मध्य प्रदेश को 3 टुकड़ों में बांटा है, पर 3 का जो पहला टुकड़ा है उसका अपन दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च पठार में 5 है, तो पहले पढ़ लिए अपन ने मालवा का पठार, फिर मध्य भारत का पठार। एक एक करके याद करोगे, दूसरी तीसरी बार में सब समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स से और अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाद में उनको और क्लियर हो जाएगा। मध्य भारत का पठार क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। ऊपर वाला 28% था। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के पठार में स्थित है। चंबल घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश के पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित इस पठार को चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल का यह प्रदेश 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के कारण उप
आर्द्र कहा जाता है। यहाँ वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला भिंड इसी भाग में है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आता है कि सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में होती है, तो भिंड में होती है और यह मध्य भारत के पठार में आता है। एक क्वेश्चन और निकल के आ गया। चंबल नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है। तो कोई पूछ ले मध्य भारत पठार की जीवन रेखा क्या कहलाती है, तो यहाँ पर चंबल नदी लगाना है, गलती से हमें नर्मदा नहीं लगाना है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो प्रमुख हैं। इस पठार में प्रमुख रूप से जलोढ़ एवं काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार की फसलें उगाई जाती हैं। इस पठार के क्षेत्र में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन है। इसी कारण इस पठार को सरसों उत्पादन की हाड़ी भी कहा जाता है। वहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा था, यहाँ पर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। इस पठार में सहरिया जनजाति का निवास। जनजातियाँ पढ़ेंगे तो सहरिया को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, इतना तो याद रख ही सकते हैं। मध्य प्रदेश के पठार के तहत भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना व नीमच जिले, साथ ही मंदसौर जिले का कुछ भाग आता है। मृदा अपरदन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। यहाँ पर मृदा जो है बह जाती है, इकट्ठी नहीं रह पाती है। बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले श्योपुर, भिंड और मुरैना है। यहाँ पर बीहड़ है, जंगल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। भिंड में मालनपुर है, ये औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के दर्शनीय स्थल ग्वालियर का किला, गुजरी महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर आदि हैं। अब आता है हमारा सबसे प्यारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो मध्य भारत का पठार बड़ा पन्ना, ग्वालियर वगैरह इसके पूर्व में, और रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, बीचों बीच है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यह पठार ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से बना है। इस पठार का ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। इस पठार के अंतर्गत लाहार, भिंड, डबरा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की पिछोर एवं करेरा तहसील, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं छतरपुर जिले आते हैं, बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिले जलौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा बांदा का विस्तार इस पठार में है। इस क्षेत्र की नदियों में बेतवा, धसान, केन, सिंध प्रमुख हैं। बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा। यहाँ पर बेतवा नदी कहलाती है। मध्य भारत की कौन कहला रही थी, चंबल कहला रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यह पठार उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। इस प्रदेश की उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। तेंदुपत्ता यहाँ की मुख्य वनोपज है। बुंदेलखंड के पठार में मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल खजुराहो स्थित है। कोई पूछ ले खजुराहो कहाँ स्थित है, तो क्या बोलोगे आप, बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। यहाँ का प्रतापपुरा, निवाड़ी औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है। अब आता है हमारा रीवा पन्ना का पठार। भैया हम भी इसमें आते हैं, क्योंकि हमारा दमोह जिला भी शायद रीवा पन्ना के पठार में ही आता है। तो हमारा ग्राम जो पैतृक है वो भी यहीं पे आता है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में तथा मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। इस पठार के तहत रीवा, सतना, पन्ना, दमोह के अतिरिक्त सागर जिले के कुछ भाग, बंडा व रहली तहसील को शामिल किया गया है। तो जो बंडा और रहली तहसील है ये, और दमोह जिला हमारा, और रीवा, सतना, पन्ना, ये सब काय में आते हैं, रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। इस क्षेत्र में बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूँ है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में चावल की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है, बहुत ज़्यादा बलुआ पत्थर मिलता है। इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज हीरा, पन्ना तथा चूना पत्थर, सतना है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ टोंस, केन और बीहड़ आदि हैं। यहाँ वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, काफ़ी वर्षा होती है। प्रमुख पर्वत चोटी दमोह में स्थित गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर 752 मीटर है। तो रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी है। गुडविल चोटी कह लो या सद्भावना शिखर कह लो, एक ही बात है, 752 मीटर है।
चचाई मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा केवटी बावड़ी तथा पूरब इस पठार के प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, तो ये केवटी बावड़ी और पूर्वा इस पठार के प्रमुख जलप्रपात हैं। मैहर का शारदा माता का मंदिर भी यहाँ का इसी में आता है और ये सबसे दर्शनीय स्थल है दोस्तों। मैहर माता जो है रीवा पन्ना के पठार में आती हैं। अब अगला क्षेत्र आता है नर्मदा सोन घाटी। यह मध्य प्रदेश के सबसे निचले प्रदेश के अंतर्गत आता है, बहुत ही नीचे है। नर्मदा सोन की घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक भ्रंश घाटी के रूप में फैली है, घाटी है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, अधिक लंबी एवं अधिक चौड़ी है, जबकि सोन की सकरी नर्मदा सोन घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है, जो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। मतलब बीच में, रीवा पन्ना पठार के सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बीच में नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा घाटी सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। भैया बहुत है ये, 86,000 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, बुधनी, सीहोर में आता है बुधनी, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर आदि जिले आते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का मात्रा पश्चिम से पूर्वी की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नर्मदा है। क्या है? नर्मदा मैया इस क्षेत्र में आई हैं। इसके अतिरिक्त सोन, जोहिला, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी आदि प्रमुख नदियाँ हैं। पश्चिम से पूर्वी की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। पश्चिम में 70 सेंटीमीटर जबकि पूर्व में 140 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्राकृतिक प्रदेश है, बहुत ही गहरा है, नीचे है, क्योंकि नर्मदा जी इसमें बहती हैं। नदियों का क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर बहुत ही झीलें टाइप की हैं। इस घाटी प्रदेश में मुख्यतः गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अन्न पेटी नर्मदा सोन घाटी प्रदेश को कहा जाता है। अन्न पेटी सबसे ज़्यादा अच्छी फसल यहीं पर होती है। कृषि की दृष्टि से यह संपन्न क्षेत्र है, जिसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के दर्शनीय स्थलों से में 64 योगिनी मंदिर व बेड़ाघाट, जबलपुर, ओंकारेश्वर, खंडवा, महेश्वर, खरगोन आदि प्रमुख, ये सब इसी में आते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश क्या है दोस्तों? ये है, देखो यहाँ पे ये नर्मदा घाटी है, ये काली, ये लास्ट में यहाँ पे क्या है अपना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन को पढ़ना तो पड़ेगा यार। ठीक है, 3 भागों में पढ़ा था अपन ने, तो एक भाग पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा के समानांतर स्थित है। समानांतर एक जैसा फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक इस श्रेणी के 3 उपविभाजन है। कौन कौन से? राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, हिस्सा क्या कहता है ग्वालीगढ़ श्रेणी व महादेव श्रेणी। तब मैकाल श्रेणी जो इसके बिल्कुल पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग है। 3 विभाजन है। ठीक है, राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ठीक है, और मध्य श्रेणी में कौन कौन आता है? ग्वालीगढ़ श्रेणी व महादेव श्रेणी। ठीक है, अमरकंटक मैकाल श्रेणी का पठार है। अमरकंटक क्या है? मैकाल श्रेणी का पठार है, जहाँ से एक ओर नर्मदा, दूसरी ओर सोन तथा तीसरी ओर जोहिला का उद्गम स्थल है। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो इसको याद रख लेना है आपको। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य जल द्विभाजक है। सतपुड़ा श्रेणी है जो नर्मदा और गोदावरी के बीच जल का विभाजन करती है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 11% है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। बहुत लंबी चोटी है धूपगढ़ 1350। शायद ये मध्य प्रदेश की भी सबसे चोटी ऊंची हो सकती है, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है। साथ साथ यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों मैंने कहा था कि यह सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी भी सबसे ऊंची है, धूपगढ़ की चोटी। और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर है।
इस क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, होशंगाबाद, हरदा आदि जिले आते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश दक्कन ट्रैप्स द गोंडवाना शैल समूह से निर्मित श्रेणी है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में लगभग 55 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की नदियों में ताप्ती, बैनगंगा, शक्करबर्दा तवा प्रमुख हैं। अब आता है एक और बचा है हमारा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, या तो पूर्वी पठार कह लो इसको या बघेलखंड का पठार कह लो। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड को शामिल किया गया है, जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा कटनी है। तो ये मेन बघेलखंड है। रिया पन्ना को भी उसमें जोड़ दिया जाता है बघेलखंड में, लेकिन अगर कोई बघेलखंड का पठार पूछे तो यही सब जिले आते हैं इसमें। यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जिसके कारण यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज क्षेत्र भी है। यहाँ के खनिजों में कोयला मुख्य है। यहाँ पर मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख फसल धान यानी चावल है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ सोन, जोहेला और रेहंद आदि हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेड़न, जो सिंगरौली में आता है, इसी पठार में स्थित है। यह ऊर्जा राजधानी कही जाती है। कर्क रेखा बघेलखंड को मध्य से 2 भागों में बांटती है, जबकि मालवा के लगभग मध्य से गुजरती है। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर व्हाइट टाइगर बघेलखंड में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर निजी क्षेत्र की कागज मिल अमलाई शहडोल में स्थापित है। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी बालाघाट, बसेवनी तथा काली मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रदेश वन, जल संसाधन, खनिज, कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी प्रदेश में मैंगनीज बालाघाट की भरवैली खदान, तांबा बालाघाट की मलाजखंड खदान, कोयला होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी यहाँ पर स्थित है। कहाँ? ये बघेलखंड के पठार में स्थित है। यह मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है पचमढ़ी, 199 सेंटीमीटर यहीं पर है। 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।